तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक। ठीक, आज हमें जो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। हमें एक नॉन कंडक्टिंग शीट के थ्रू कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वो भी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा हुआ है और उस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि हमने एक शीट ले रखी है। एक सिंगल शीट है, एक पतला सा जैसे कागज़ होता है उस तरीके की आप सिंगल शीट समझ सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक सिंगल शीट है ऐसी, ठीक, ये जिसके ऊपर यहाँ पर हमने पूरा चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, प्लस क्यू कूलाम का चार्ज यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये जो प्लस क्यू कूलाम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये केवल इसकी एक सरफेस पर ही फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये शीट है वो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो चार्ज हमने यहाँ पर डाला है वो केवल इसी सरफेस पे रहेगा, ऐसा नहीं कि ये घूम करके इस सरफेस पर भी आ जाए। तो केवल एक ही सरफेस पे हमारे यहाँ पर चार्ज रहेगा। अब इसी सरफेस से कुछ दूरी पर हमने क्या करना है, एक पॉइंट P मान लेना है और वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक, तो हमारा एम ये है। आई होप ये एम क्लियर हो गया होगा। और हमने ये भी मान लिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है, वो Q/A है। जिस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसी तरीके से किसी सरफेस के ऊपर अगर चार्ज फैला हुआ है तो उसके यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज है उस क्वांटिटी को बताने के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करते हैं। तो इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है। ठीक, तो ये शीट है। इस शीट के परपेंडिकुलर कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, r डिस्टेंस पर हमने क्या लेना है, एक पॉइंट P लेना है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस क्या कहते हैं कि भैया आपको अगर किसी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है या फ्लक्स निकालना है तो आप एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करिए। तो यहाँ पर हम P से होकर जाने वाला एक गॉसियन सरफेस लेंगे और ये गॉसियन सरफेस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस होगा और इसका हम शेप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ज़रा हम इस लाइन को थोड़ा सा, ये जितनी r डिस्टेंस पर यहाँ पर P है, एक पीछे भी हम एक पॉइंट जो है यहाँ पर r डिस्टेंस पर मानते हैं, ये P डैश कह देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इस P और P डैश से होकर जाने वाला एक गॉसियन सरफेस मानते हैं और यहाँ पर हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। तो हमने ये दे मान लिया कि ये हमारे पास कोई एक A क्रॉस सेक्शन एरिया वाला क्या है, एक गॉसियन सरफेस हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे जो कि जो है ऐसे यहाँ से पूरे सरफेस से पास करके यहाँ पर जाएगा ऐसे। ये हमने अज्यूम कर लिया एक क्रॉस सेक्शन एरिया का गॉसियन सरफेस, जिसका ये वाला जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, ये कितना हमने मान रखा है, ये हमने A मान रखा है। यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A है और इसके बीच में कहीं पर भी अगर हम सरफेस मानेंगे, ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो भी क्या होगा, A ही होगा। तो ये वाला एरिया जो आपका दिखेगा वो भी क्या होगा, A ही, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक, आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं तो अब हम यहाँ इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास तीन सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। एक तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे अगर हम अपना ये पेन को एज अ बेलन माने तो एक ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, एक ये वाला है, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा और एक जो इसकी कर्व्ड सरफेस है, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा। तो इन तीनों सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट मानते हैं और स्मॉल एरिया वेक्टर या स्मॉल एरिया एलिमेंट मानते हैं और उससे निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो अगर हम इस P पर बात करें तो P के ऊपर अगर हम एरिया वेक्टर खींचें तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो ये हमारे पास सरफेस ऐसी है तो इसके बाहर की तरफ एरिया वेक्टर होगा। तो यहाँ पर P पर जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ ऐसे होगा, जिसको हम n कैप कह सकते हैं यहाँ पर, या आप कहीं a कैप कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इधर होगी। और P पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमारी शीट ऐसे रखी हुई है, शीट पर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू कूलाम का चार्ज है और हम जानते हैं प्लस क्यू कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकालती है, इधर इधर ऐसे ऐसे। अगर हमारे पास ये शीट है और इसके ऊपर प्लस क्यू कूलाम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
कुछ इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर ऐसे बाहर निकलेंगी, इधर बाहर निकलेंगी, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगे दोनों तरफ, ठीक, प्लस क्यू कूलम्ब के कारण। तो यहाँ पर अगर हम पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, जो कि ई होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। उसी तरीके से हम इस वाली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स देख लें, ये भी तो गॉसियन सरफेस है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स देख लें, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये हमारे पास सरफेस है इधर वाली, और इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एरिया वेक्टर यहाँ पर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होगा, इधर की तरफ होगा एन कैप। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई जो होगी वो बाहर दिशा में होगी, ठीक, क्योंकि प्लस क्यू कूलम्ब का चार्ज है। तो इन दो सरफेस से तो हमने ये चीज़ निकाल ली। और एक तो ये कर्व्ड सरफेस भी तो है, ये पेन की कर्व्ड सरफेस जो है, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्मॉल एलिमेंट कोई मान लेते हैं, ठीक, यहाँ पर हम स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं। तो अगर इसका एरिया वेक्टर देखें तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ऊपर की तरफ होगा। जैसे अगर हम इस पेन के ऊपर छोटा सा टुकड़ा ऐसे मान लें तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यहाँ पर इसी डायरेक्शन में होगी, जो कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर ई और एन कैप दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। यहाँ पर भी ई और एन दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर भी एंगल इनके बीच 0 डिग्री होगा। और यहाँ पर देखो एन और ई दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो बस इतना ही काम हमको यहाँ पर सीखना था। अगर इतना समझ में आ गया है तो हम लोग फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस से निकलने वाला कुल फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा भाई, तो टोटल फ्लक्स को हम फाई ई से कहेंगे, और ये टोटल फ्लक्स एक तो इस सरफेस से निकल रहा होगा, एक इस सरफेस से निकल रहा होगा, और एक इस कर्व्ड सरफेस से निकल रहा होगा। तो इन तीनों सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे। तो इस पहले वाले सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा, हम जानते हैं फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। तो अगर इसका एरिया हम जो है ए मान लें तो ये ए हो जाएगा, और कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इस वाले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्लियर हो गया। प्लस उसी तरीके से यहाँ से अगर हम निकालें फ्लक्स, तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो भी होता है ई ए कॉस थीटा। तो ई ए की जगह पे इसका एरिया ए हमने माना है, और कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पर भी 0 डिग्री होगा। और प्लस एक तो ये कर्व्ड सरफेस जो है उससे निकलने वाला फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। तो ई ए कॉस थीटा की जगह पे 90 डिग्री, ये ए क्या है, इस ये वाला ए जो है इस कर्व्ड सरफेस का एरिया है, ठीक, समझ में आई बात। ये जो एरिया है कर्व्ड सरफेस का एरिया है। यहाँ पर अगर हम लिख दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वाला फर्स्ट फ्लैट सरफेस है, ये सेकंड फ्लैट सरफेस है, और ये थर्ड वाला जो है कर्व्ड सरफेस के कारण है, ठीक। ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये से हम थर्ड नाम दे रहे हैं, ठीक। तो इन के कारण फ्लक्स निकालना है। तो अब तीनों को ऐड करके हल कर लेते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और प्लस ई ए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो कुल मिलाकर टोटल फ्लक्स निकलेगा हमारे पास ई ए प्लस ई ए आएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो 2EA हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे इसे, ठीक। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब ये तो फ्लक्स हमने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है, ठीक, बट गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ हमसे ये कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि अगर आप इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज हमको बता दो तो हम भी आपको फ्लक्स बता देंगे। तो गॉस लॉ की डेफिनेशन ये होती है कि फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड, यानी इनका मतलब उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, ठीक। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने से आपको क्या दिख रहा है कि इसके लेफ्ट हैंड बराबर हैं तो राइट हैंड भी बराबर होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर कर देते हैं। तो 2EA इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा,
तो 2EA बराबर Q इनक्लोज्ड का मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो इस गॉसियन सरफेस पे और चार्ज निकालेंगे तो इसके यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है हमारे पास सिग्मा। तो यहाँ से Q निकालेंगे तो Q की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी सिग्मा इंटू या नहीं हो जाएगी, यानी इतना चार्ज इस गॉसियन सरफेस पे होगा, यानी ए एरिया के ऊपर यही वाला तो एरिया सरफेस के ऊपर है, ये तो बाहर है, यही बाहर है, तो इतने वाले एरिया के ऊपर कितना चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए होगा। ठीक, तो यहाँ से Q इनक्लोज की जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं। ए से ए कैंसिल और ई फाइंड कर लेंगे तो ई को रोक लेंगे, इधर 2 नीचे आ जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हमारा डेरिवेशन आता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक, तो एक नॉन कंडक्टिंग शीट से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर चीज़ें क्लियर हुई होंगी, चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि जो बच्चे कोचिंग या कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक, धन्यवाद।